जी नमस्कार स्टूडेंट। आपका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल साइंस क्लास एंड जीके पर। देखो आज का जो हमारा यहाँ पे नया टॉपिक है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज का जो टॉपिक रहने वाला है ये है यहाँ पे पौधों में परिवहन। देखो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके अंदर बहुत सारे ऐसे टॉपिक सम्मिलित है यहाँ पे जो सारे कॉन्सेप्ट बेस है और हमें कॉन्सेप्ट के आधार पे इनको यहाँ पे समझना पड़ेगा। तो देखो पौधों में परिवहन का मतलब क्या है। यहाँ पे पौधों में परिवहन का मतलब ये है कि पौधों के अंदर जल का परिवहन, खनिज पदार्थों का परिवहन, हार्मोन्स का परिवहन हुआ। आखिरकार ये होता कैसे, या एक कोशिका से दूसरी कोशिका के अंदर पदार्थों को भेजना है तो कैसे जाएगा, या वातावरण से कोशिका के अंदर पदार्थों का परिवहन कैसे होगा, या फिर एक ही कोशिका के अंदर पदार्थों का जो वितरण है वो कैसे होगा। तो इन सारे कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे आज के क्लास के अंदर समझने वाले हैं। देखो ये जो क्लास है ये आपके यहाँ पे कॉन्सेप्ट बेस्ड क्लास रहेगी। एकदम बेसिक से मैं आपको चीजें बता रहा हूँ, क्योंकि अगर ये चीजें समझ में आएगी तो आगे वाले जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझाने की जरूरत पड़ेगी और आसानी से आप उनको यहाँ पे समझ जाओगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और क्लास को देखो स्टूडेंट्स बहुत सारे ऐसे हैं कि बीच में स्किप कर देते हैं, तो आप स्किप ना करें, ये आप खुद अपना घाटा कर रहे हैं। यहाँ पे क्लास है वो आप कंटिन्यू देखें यहाँ पे, इसलिए मैं लॉन्ग क्लासें थोड़ी रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ। भाई एक ही क्लास के अंदर 2-3 टॉपिक हो जाए तो आपका सिलेबस है वो टाइम पर हो जाएगा, और हमारी जो एमसीक्यू क्लास है वो तो आपकी कंटिन्यू चल ही रही है यहाँ पे, ठीक है। तो देखो हम पढ़ेंगे यहाँ पे कि जो भी आपके पादप है उन पादप के अंदर यहाँ पे पादपों में परिवहन किसका होगा। जो भी आपके पादप है उन पादपों के अंदर यहाँ पे परिवहन किस किस का होता है ये हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं। देखो चीजें मैं यहाँ पे सारी लिख लिख कर आपको यहाँ पे समझाऊंगा और आसानी से आप साथ में यहाँ पे नोट्स भी बना सकते हो। सर हम कह सकते हैं कि एक तो यहाँ पे पादपों के अंदर जल का परिवहन हो सकता है, एक हम कह सकते हैं कि सर पादपों के अंदर खनिज लवण का परिवहन हो सकता है। किसका परिवहन हो सकता है, यहाँ पे खनिज लवण का परिवहन हो सकता है। और इसके अलावा हम यहाँ पे कह सकते हैं कि सर जो पादप है पादपों के अंदर यहाँ पे पोषक पदार्थों का परिवहन होता है। अब ये जो पोषक पदार्थ होते हैं प्लांट्स के अंदर दो टाइप्स के होते हैं, ध्यान में रखना। एक तो होते हैं यहाँ पे कार्बनिक, कार्बनिक का मतलब ऑर्गेनिक, और एक होता है यहाँ पे ध्यान में रखना अकार्बनिक। एक क्या होता है यहाँ पे अकार्बनिक। तो अब हमें यहाँ पे ध्यान में रखना है कि इन पदार्थों का जो परिवहन होता है वो परिवहन आखिरकार होता कैसे। तो ध्यान में रखना कि जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं यहाँ पे, ये कार्बनिक पदार्थों का निर्माण क्या करता है कि पादप खुद बनाता है। मतलब प्लांट क्या करता है कि स्वयं अपने आप कार्बनिक पदार्थों का निर्माण करता है। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे अकार्बनिक पदार्थ, तो अकार्बनिक पदार्थ ध्यान में रखना कि पादप क्या करता है, इन अकार्बनिक पदार्थों से मृदा से ग्रहण करता है। जैसे कि आपने देखा होगा यहाँ पे भी अकार्बनिक पदार्थ के अंदर जैसे कि नाइट्रोजन प्लांट्स ग्रहण करेगा तो किसके रूप में ग्रहण करेगा, NO3 के रूप में यहाँ पे ग्रहण करेगा, ठीक है। तो मतलब आपके अकार्बनिक पदार्थ है वो तो आपके मृदा से ग्रहण किए जाएंगे, लेकिन कार्बनिक पदार्थों का निर्माण आपके प्लांट स्वयं करता है। जैसे कि नाइट्रोजन ग्रहण किया तो वो आगे चलकर एमिनो एसिड बनाएगा, तो एमिनो एसिड क्या हो गया आपके, एमिनो अम्ल क्या हो गया, कार्बनिक पदार्थ। तो वो प्लांट ने खुद ने एमिनो अम्ल बनाया है, बाहर से ग्रहण नहीं किया है। तो ध्यान में रखना कि अकार्बनिक पदार्थ तो मृदा से ग्रहण किए जाते हैं, और जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं प्लांट्स के अंदर वो आपकी ध्यान में रखना प्लांट्स स्वयं आपकी कार्बनिक पदार्थों का निर्माण करता है। और सोचो आप इसके अलावा और किसका परिवहन हो सकता है, और सर परिवहन हो सकता है यहाँ पे हार्मोनों का परिवहन। किसका परिवहन हो सकता है यहाँ पे, हार्मोनों का परिवहन, जिसे हम यहाँ पे वृद्धि नियामक पदार्थ कह सकते हैं। क्लियर है यहाँ पे। अब हम यहाँ से चलते हैं नेक्स्ट। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट आपको समझना है कि पादपों के अंदर जो परिवहन है, इन परिवहन की मैकेनिज्म समझनी है, इन परिवहन की क्रियाविधि समझनी है कि परिवहन आखिरकार होगा कैसे। तो क्रियाविधि के अंदर हमारे सामने यहाँ पे दो क्रियाविधि रहती है। सबसे पहली जो क्रियाविधि रहती है वो है यहाँ पे कम दूरी तक अगर परिवहन करना है तो कैसे होगा। यहाँ पे कम दूरी का परिवहन है वो आपकी कम दूरी का यहाँ पे परिवहन कैसे होगा। और एक हम बात करेंगे यहाँ पे अधिक दूरी है तो अधिक दूरी तक परिवहन कैसे होगा। मतलब लॉन्ग डिस्टेंस का जो ट्रांसपोर्ट है वो आपके लॉन्ग डिस्टेंस का यहाँ पे ट्रांसपोर्ट कैसे होगा। देखो चीजों को समझोगे तो कभी भूलोगे नहीं वापस, ठीक है। तो आसानी से मैं आपकी सारी चीजें यहाँ पे कॉन्सेप्ट बेस बता रहा हूँ, आप साथ साथ में इनके नोट्स भी यहाँ पे बना सकते हो। अब देखो यहाँ पे कम दूरी का परिवहन करना है तो कम दूरी का जो परिवहन है, एक तो ये ध्यान में रखना यहाँ पे पदार्थों की जो गति है उस पदार्थों की गति के द्वारा हो सकता है। कैसे हो सकता है यहाँ पे,
जो पदार्थों की गति है उस पदार्थों की गति के द्वारा कम दूरी का परिवहन हो सकता है। कम दूरी का परिवहन कैसे सर? ये मान लो हमारे सामने कोई भी एक कोशिका है यहाँ पे, ठीक है, और आपके एक यहाँ पे ये दूसरी कोशिका है। तो आपके ध्यान में रखना, इस सेल से इस सेल के अंदर पदार्थों को भेजना है, तो ये एक तो यहाँ पे पदार्थ क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अपने आप मूवमेंट करके इस दूसरी कोशिका के अंदर एंटर हो सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं यहाँ पे विसरण के द्वारा ये जा सकते हैं। किसके द्वारा जा सकते हैं? यहाँ पे विसरण के द्वारा जा सकते हैं। या फिर हम कह सकते हैं यहाँ पे एक भी कोशिका द्रव्य जो साइटोप्लाज्मिक धारा है, साइटोप्लाज्मिक धारा मतलब कोशिका द्रव्य आपको पता होगा नॉर्मली आपके इसके अंदर मूवमेंट तो करेगा, तो साइटोप्लाज्मिक जो धारा है उसके द्वारा भी क्या हो सकता है, यहाँ पे कम दूरी का परिवहन हो सकता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि कोशिका से कोशिका के अंदर या वातावरण से कोशिका के अंदर या एक ही कोशिका के पूरे संपूर्ण कोशिका के अंदर अगर पदार्थों को भेजना है तो आपके इस प्रकार से हो सकता है। अब नेक्स्ट बात करें, यहाँ पे भी अधिक दूरी तक है, अगर पदार्थों को भेजना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? तो ध्यान में रखना, अधिक दूरी तक पदार्थों का परिवहन करना है तो हमारे पास यहाँ पे संवहनी तंत्र काम आएगा। क्या काम आएगा सर? संवहनी तंत्र। क्या सर ये संवहनी तंत्र वही नाम है क्या जो हमने पढ़ा था संवहन तंत्र? बिल्कुल, आप यहाँ पे बिल्कुल एकदम सही समझ रहे हो कि ये जो संवहन तंत्र है ये आपके यहाँ पे संवहन तंत्र को हम यहाँ पे संवहनी तंत्र कह सकते हैं। और इसके अंदर यहाँ पे जाइलम प्लस फ्लोएम आते हैं। क्या आते हैं यहाँ पे? जाइलम प्लस फ्लोएम। मतलब आपकी लॉन्ग डिस्टेंस का जो ट्रांसपोर्ट होगा वो आपकी जाइलम और फ्लोएम के द्वारा होगा। किसके द्वारा होगा? यहाँ पे जाइलम और फ्लोएम के द्वारा। क्लियर है ना यहाँ पे? तो ये दो क्रियाविधि आपके मैकेनिज्म ध्यान में रखना भाई। आपके एक तो शॉर्ट डिस्टेंस का ट्रांसपोर्ट कैसे होगा, एक आपके लॉन्ग डिस्टेंस का जो ट्रांसपोर्ट है वो कैसे होगा। अब नेक्स्ट हम चलते हैं यहाँ पे। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे डायरेक्शन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं यहाँ पे? डायरेक्शन की। भाई डायरेक्शन के अंदर हमें ये ध्यान में रखना है कि आपके परिवहन है उस परिवहन की जो दिशा है वो परिवहन की दिशा क्या हो सकती है। तो परिवहन की दिशा आपके दो प्रकार से रह सकती है। कौन कौन सी सर? एक परिवहन तो होगा यहाँ पे एक दिशात्मक। एक परिवहन तो कैसा होगा यहाँ पे? एक दिशात्मक, मतलब परिवहन एक दिशा के अंदर हो सकता है। और दूसरा यहाँ पे परिवहन की जो डायरेक्शन होती है वो आपके बहुदिशात्मक। क्या होगा यहाँ पे? बहुदिशात्मक होगा। तो अब देखो इसको आप कॉन्सेप्ट को समझना है यहाँ पे। भाई आपने यहाँ पे मानो कि हमने ये आपके प्लांट्स बनाए, ठीक है, ये आपके प्लांट्स बनाया और प्लांट्स के अंदर ये आपके रूट बना दी। अब रूट के द्वारा जल का अवशोषण होगा। अब पत्तियों के द्वारा तो जल का अवशोषण नहीं किया जाता है, तो ये आपके जो वाटर है ये एब्जॉर्ब होकर आपके इस प्लांट के ऊपरी भाग तक पहुंचेगा, वापिस आपके ऊपर की डायरेक्शन में जाता है, विपरीत डायरेक्शन में नहीं आता है। और यहाँ पे आपके पत्ती से आपके यहाँ पे ट्रांसपिरेशन की प्रक्रिया के द्वारा मतलब वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया के द्वारा बाहर उत्सर्जित हो जाएगा। तो ये ऐसा जो ट्रांसपोर्ट होता है ये आपके एक दिशात्मक होता है। कैसा होता है यहाँ पे? एक दिशात्मक। तो ध्यान में रखना यहाँ पे भी सर जल का परिवहन तो जाइलम करता है, बिल्कुल। तो जाइलम के द्वारा जो भी परिवहन होगा वो आपके एक दिशात्मक होगा। तो इसमें ध्यान में रखना यहाँ पे भी जाइलम के द्वारा जो भी परिवहन होगा वो हमेशा कैसा होगा? यहाँ पे एक दिशात्मक। तो अब आपको कोई यहाँ पे डाउट नहीं होगा कि जाइलम के द्वारा जो परिवहन होगा वो एक दिशात्मक, तो फ्लोएम के द्वारा जो परिवहन होगा वो कैसा होगा सर? यहाँ पे बहुदिशात्मक होगा। अब यहाँ पे जाइलम के द्वारा एक दिशात्मक होगा, मतलब आपके मूल से तने की तरफ होता है। मूल से क्या होता है? यहाँ पे तने की तरफ। अब इसके अंदर आपको ध्यान में रखना है यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे कि भाई एक दिशात्मक परिवहन किस किस का होता है। एक तो जल का परिवहन हो जाएगा, और इसके अलावा जितने भी आपके खनिज लवण हैं उन खनिज लवणों का परिवहन भी कैसा होगा? यहाँ पे एक ही दिशात्मक होगा। तो ये आपको एक दिशात्मक के अंदर चीजें ध्यान में रखनी। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे बहुदिशात्मक की बात करते हैं। तो बहुदिशात्मक के अंदर सर ये हमारे सामने ऐसा प्लांट्स बनाया हमने, ये हमने कोई भी प्लांट्स बनाया, ये प्लांट्स की हमने यहाँ पे लीफ बना दी और ये प्लांट्स की हमने यहाँ पे जड़ें बना दी। तो अब यहाँ पे क्या होगा? इसके अंदर यहाँ पे फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होगी आपके लीफ के अंदर, और ये फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के द्वारा ये आपके जो फूड है ये आपके इधर ट्रांसपोर्ट होगा, ऊपर वाले पार्ट्स की तरफ जाएगा, नीचे आपके रूट के अंदर भी तो जाएगा क्योंकि रूट आपके फोटोसिंथेसिस नहीं करेगी। तो ऐसे कंडीशन के अंदर इसके यहाँ पे अलग अलग मल्टी डायरेक्शन हो जाती है, मतलब अनेक सारी दिशाएं हो जाती है। तो इसमें आपको ध्यान में रखना है कि फ्लोएम के द्वारा जो भी परिवहन होगा वो आपके बहुदिशात्मक होगा। तो इसमें यहाँ पे फ्लोएम के द्वारा जो भी परिवहन होगा वो कैसा होगा? यहाँ पे बहुदिशात्मक होगा। इसके अलावा यहाँ पे ध्यान में रखना कि जो आपके ओल्ड लीफ है कोई भी, जैसे कि ओल्ड लीफ मान लो आपके प्लांट से गिरने वाली है,
तो उसके अंदर जितने भी आपके पोषक पदार्थ है तो वो पोषक पदार्थ ध्यान में रखना आपके यंग लीफ की तरफ जो ट्रांसपोर्ट होंगे तो वो भी आपके कौन सा होगा यहाँ पे बहुदिशात्मक होगा। कौन सा होगा यहाँ पे बहुदिशात्मक। इसके अलावा एक नोट पॉइंट इसके अंदर आपको ध्यान में रखना है कि जो हार्मोनों का परिवहन होगा, नोट में ध्यान में रखना है यहाँ पे कि जो भी आपके हार्मोनों का परिवहन होगा वो हार्मोन आपके कौन सी डायरेक्शन के अंदर होंगे, यहाँ पे बहुदिशात्मक डायरेक्शन हो सकती है यहाँ पे हार्मोन की। तो सबसे पहले हमने क्या समझा था यहाँ पे किन किन पदार्थों का परिवहन होता है, फिर हमने मैकेनिज्म पढ़ी, फिर हमने यहाँ पे डायरेक्शन पढ़ी। अब इसके बाद में हम यहाँ से चलते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट हमें यहाँ पे पढ़ना है कि परिवहन का माध्यम क्या होगा, मीडियम क्या होगा यहाँ पे परिवहन का। तो परिवहन का माध्यम या फिर आपके परिवहन है वो आपके किन किन क्रिया विधियों के द्वारा हो सकता है वो हमें यहाँ पे पढ़ना है। सबसे पहले देखो इस माध्यम के अंदर एक तो हम पढ़ेंगे यहाँ पे विसरण के बारे में। किसके बारे में, यहाँ पे विसरण के बारे में। विसरण के बाद में सेकेंड नंबर हम पढ़ेंगे यहाँ पे सुसादीय विसरण के बारे में। किसके बारे में, सुसादीय विसरण। देखो ये टॉपिक थोड़ा यहाँ पे लॉन्ग रहने वाला है तो चीजों को थोड़ा समझने की कोशिश करना आप, और कंटिन्यू इस आपने सीरीज को स्टार्ट किया यहाँ पे कर दिया है तो कंटिन्यू इस सीरीज को यहाँ पे देखना, ठीक है। सक्रिय परिवहन, फिर हम किसके बारे में पढ़ेंगे यहाँ पे सक्रिय परिवहन, और सक्रिय परिवहन के बाद में फोर्थ नंबर हमारे सामने यहाँ पे ध्यान में रखना एक हम पढ़ेंगे परासरण के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे यहाँ पे, परासरण के बारे में। और हमारे सामने 5 नंबर जो पॉइंट होगा वो आपके जीव द्रव्य कुंचन या जीव द्रव्य विकुंचन के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पे। तो ये हमारे यहाँ पे टॉपिक रहने वाले हैं कंप्लीट। तो आज की क्लास के अंदर यहाँ पे ये 3 टॉपिक हम पढ़ेंगे, एक तो विसरण के बारे में, सुसादीय विसरण, एक आपके सक्रिय परिवहन। ठीक, कोशिश करेंगे कि ये तीनों कंप्लीट हो जाए, लेकिन इस एक को तो जरूर इस वीडियो के अंदर कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो अब सबसे पहले विसरण के बारे में पढ़ते हैं कि विसरण होता क्या है और किस प्रकार से आपके पदार्थों का परिवहन इस विसरण या फिर डिफ्यूजन के द्वारा होगा। देखो विसरण के अंदर कौन कौन सी चीजें आपको ध्यान में रखनी। देखो विसरण का मतलब मैं आसानी से आपको समझा रहा हूं कि भी हमारे सामने ये एक मान लो इस प्रकार का पात्र है, इस पात्र के अंदर कुछ आपके मॉलिक्यूल के जो कण है वो यहाँ पे अधिक है और यहाँ पे आपके कुछ मॉलिक्यूल के है यहाँ पे कण। तो अब यहाँ पे ध्यान में रखना ये आपके जो मॉलिक्यूल है इनका इस डायरेक्शन की तरफ जाना, मतलब यहाँ पे इन मॉलिक्यूल की जो सांद्रता है वो सांद्रता क्या है यहाँ पे सर, उच्च सांद्रता, और यहाँ पे इनकी सांद्रता क्या है यहाँ पे लो सांद्रता है, मतलब आपकी निम्न कंसंट्रेशन है यहाँ पे लो कंसंट्रेशन है। तो ध्यान में रखना यहाँ पे कि अणुओं का आपके पदार्थ के जो भी अणु है उनका यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट करना क्या कहलाता है, यहाँ पे विसरण कहलाता है। मान लो कि भी आपने एक बंद कमरे के अंदर यहाँ पे मान लो घर है ये, ठीक है, और घर के अंदर यहाँ पे एक आपके किचन है, रसोई घर है, यहाँ पे खाना बन रहा है। तो खाना बन रहा है तो यहाँ पे उसकी सुगंध की जो आपके जो भी स्मेल आ रही है, मतलब एकदम अच्छी सी स्मेल, तो वहां पे उसकी कंसंट्रेशन क्या होगी आपके ज्यादा। और इस घर के इस कोने के अंदर यहाँ पे मान लो आप बैठे हो यहाँ पे, तो वो आपके जो गंध है उसकी वो आपके पास पहुंच जाती है, तो आपको पता लगा भाई खाना एकदम टेस्टी बना है यहाँ पे। तो वहां पे कंसंट्रेशन ज्यादा थी, आपके पास कंसंट्रेशन यहाँ पे कम थी। तो इस प्रकार से आपके मूवमेंट करना इन कणों का वो आपके क्या कहलाता है, यहाँ पे विसरण कहलाता है। मुझे आशा है कि आप विसरण के बारे में जरूर समझ गए होंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले देखो चीजें अब हमें यहाँ पे लिखनी है कि कौन कौन सी चीजें इसके अंदर होगी। तो जो आपके विसरण है, डिफ्यूजन है, क्या पदार्थों को मूवमेंट करने के लिए कोई हमने एनर्जी लगाई है क्या, कोई एनर्जी नहीं लगाई। तो पहली बात तो यहाँ पे ये एक प्रकार की यहाँ पे निष्क्रिय गति है। कैसी गति है यहाँ पे, निष्क्रिय गति। देखो जो भी पॉइंट लिख रहा हूं एकदम अच्छे से और एकदम मान लो कि आपको क्रीम मिल रही है यहाँ पे, ठीक है। एक तो यहाँ पे निष्क्रिय गति होगी। फिर सेकंड नंबर आपको ध्यान में रखना है कि इस प्रकार का आपका जो विसरण है इसके द्वारा ट्रांसपोर्ट किस में होगा। तो ध्यान में रखना भाई एक सेल से अगर दूसरी सेल के अंदर कोई पदार्थ जा रहा है तो वो आपके कौन सी क्रियाविधि के द्वारा जाएगा, विसरण के द्वारा। क्योंकि एनर्जी क्यों खर्च करेगा भाई, पास में ही तो कोशिका है, एनर्जी खर्च करने की आवश्यकता क्यों है यहाँ पे। मान लो आपके घर एक दूसरे के पास में, क्या उसके घर में बाइक लेके जाते हो आप, नहीं जाते हो, पैदल ही चले जाते हो भाई, क्यों बाइक निकालेंगे बाहर, है ना, क्यों पेट्रोल जलाएंगे। तो एनर्जी खर्च करने की कहाँ पे आवश्यकता। तो एक कोशिका से अंदर दूसरी कोशिका में जो परिवहन होगा वो आपके विसरण के द्वारा होगा। किसके द्वारा, यहाँ पे विसरण के द्वारा। इसके अलावा यहाँ पे ध्यान में रखना भाई कोशिका के अंदर वातावरण से अगर कोई पदार्थ ग्रहण किए जाते हैं तो वो भी आपके किसके द्वारा होगा, यहाँ पे विसरण के द्वारा। मान लो कि भी आपके जैसे कि गैसों का परिवहन हो गया, किसका परिवहन हो गया, यहाँ पे गैसों का परिवहन हो गया।
तो ये सारा आपके जो प्रोसेस होगा ये किसके द्वारा होगा, यहाँ पे विसरण के द्वारा होगा। नेक्स्ट पॉइंट ध्यान में रखना, अब निष्क्रिय गति है और हमें यहाँ पे मॉलिक्यूल को कोई एनर्जी देने की आवश्यकता नहीं है, तो इसमें ध्यान में रखना कि जो एनर्जी होती है उस ऊर्जा की कोई आवश्यकता नहीं होती है, बिना एनर्जी के आपके विसरण हो जाता है आसानी से। अब बात करते हैं यहाँ पे भी विसरण के अंदर अणु है वो आपके अनियमित गति करते हैं। अब उसकी एक डायरेक्शन फिक्स थोड़ी होती है। मान लो भी आपके खाना बन रहा है और आपने कहा भी इसी डायरेक्शन के अंदर मेरे बेटे के पास ये गंध जानी चाहिए, किसी पड़ोसी के पास में नहीं जानी चाहिए, ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि जो विसरण होता है सर, इस विसरण में पदार्थों के जो अणु होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं जो अणु होते हैं पदार्थों के अणु अनियमित गति करते हैं। कैसे गति करते हैं? यहाँ पे अनियमित गति करते हैं। अब थोड़ा ये बोर्ड है क्या हैंग हो रहा है, इसमें देखेंगे कल, लेकिन अभी क्लास कंटिन्यू करते हैं। तो विसरण में आपके पदार्थों के अणु होते हैं वो क्या करते हैं, यहाँ पे अनियमित गति करते हैं। ये बात यहाँ पे आपकी क्लियर हो जानी चाहिए। और 15 मिनट का वीडियो हो गया यहाँ पे, कंटिन्यू करते हैं फिर क्लास को। अब नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है यहाँ पे कि भाई इसमें विसरण में होगा क्या। विसरण में क्या होगा, यहाँ पे एक भी आपकी उच्च सांद्रता है, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ पदार्थों का जो गमन होगा वो आपके क्या कहलाएगा, यहाँ पे विसरण कहलाएगा। तो इसी प्रकार आप मान सकते हो भी आपके हमारे सामने ये एक कोशिका है और ये एक कोशिका है यहाँ पे, तो इस प्रकार से यहाँ पे किसी की कंसंट्रेशन ज्यादा है और यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या है, कम। तो इन पदार्थों के मॉलिक्यूल का इस कोशिका के अंदर जो आपके ट्रांसपोर्ट होगा ये क्या कहलाएगा, यहाँ पे विसरण कहलाएगा, डिफ्यूजन कहलाएगा। या फिर मान लो भी ये हमारे सामने इस प्रकार से आपकी कोई भी पात्र है, इसके अंदर यहाँ पे मॉलिक्यूल क्या है, ये आपके कम है, किसी भी आपके पदार्थ के मॉलिक्यूल क्या है यहाँ पे कम, और यहाँ पे क्या है आपके सॉरी यहाँ पर तो आपके ज्यादा है, ये तो आपकी सांद्रता क्या हो जाएगी यहाँ पे उच्च, और ये सांद्रता क्या हो जाएगी यहाँ पे निम्न या लो सांद्रता। तो इनका इस डायरेक्शन की तरफ ये जो गमन होगा ये क्या कहलाएगा, यहाँ पे विसरण कहलाएगा। तो मुझे आशा है कि विसरण के बारे में जो मैंने आपको समझाया है वो कंप्लीटली यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अब देखो यहाँ पे विसरण है वो तेजी से नहीं होता, मतलब हम कह सकते हैं कि विसरण है ये आपकी एक प्रकार की धीमी प्रक्रिया। क्या है यहाँ पे, धीमी प्रक्रिया, क्योंकि कोई भी बिना पैसों के काम करेगा तो आपको पता है भी कितना धीमे कार्य करेगा। जैसे कि मेरी तरह आप पैसे नहीं देते हो, एकदम फ्री क्लास दे रहा हूं, लेकिन क्लास आपके सामने 2 दिन में या 1 दिन में एक ही क्लास मिल पाती, मिलती है या नहीं मिलती? सच बोलना, कोई रुपए पैसा नहीं ले रहा हूं आपसे, वीडियो में दे रहा हूं, कंटेंट में आपको दे रहा हूं, लेकिन टाइम लग रहा है उसके अंदर। तो टाइम क्यों लग रहा है? क्योंकि आप मुझे एनर्जी नहीं दे रहे हो, तो यहाँ पे ऊर्जा खर्च नहीं होती है, इस कारण ये एक प्रकार की कैसी प्रक्रिया हो जाएगी, यहाँ पे धीमी प्रक्रिया हो जाएगी। मतलब धीमी प्रक्रिया क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो ऊर्जा होती है वो ऊर्जा का कोई यूज नहीं होता है, या फिर ऊर्जा का यहाँ पे कोई रोल नहीं होता। फिर नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि भी हम कह सकते हैं आपके विसरण होगा किसका, तो विसरण या तो गैस का हो सकता है या फिर द्रव का हो सकता है। क्या ठोस पदार्थों का विसरण हो सकता है क्या? तो ध्यान में रखना ठोस पदार्थों का विसरण कतई नहीं हो सकता है यहाँ पे। तो गैस का और आपके लिक्विड इनका आपके विसरण या डिफ्यूजन हो सकता है, लेकिन ठोस पदार्थों का जो विसरण है वो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पौधों में जो गैसीय गति होती है, गैसों का जो आदान प्रदान होता है वो सारा किसके द्वारा होता है, यहाँ पे विसरण के द्वारा। अब हम बात करते हैं सर कि सर ये विसरण को प्रभावित कौन कौन कर सकते हैं, बता सकते हो क्या? विसरण को प्रभावित कैसे होगा? तो सर विसरण प्रभावित ये होगा कि हमने यहाँ पे कंसंट्रेशन है इसको थोड़ा बहुत यहाँ पे ऊपर नीचे कर दिया तो विसरण प्रभावित होगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि भी जो सांद्रता प्रवणता है इससे आपके ये क्या हो सकती है, विसरण यहाँ पे प्रभावित हो सकता है। फिर सेकेंड नंबर पॉइंट ध्यान में रखना, झिल्ली की जो पारगम्यता है वो कम है या ज्यादा है, तो झिल्ली की पारगम्यता भी क्या करती है, इसको प्रभावित करती है। फिर थर्ड नंबर पॉइंट ध्यान में रखना, प्रेशर करेंगे तो विसरण ज्यादा होगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो विसरण क्या होगा यहाँ पे ज्यादा। तो ये आपके विसरण को यहाँ पे क्या कर सकते हैं, प्रभावित कर सकते हैं। क्लियर है ना चीजें? देखो चीजें समझ में आ रही है तो आप कमेंट्स जरूर करना। तो हमने देखो यहाँ पे विसरण के बारे में कंप्लीट समझ लिया है, और सुस्वादीय विसरण है मैं कोशिश करूंगा आपके नेक्स्ट वीडियो के अंदर लाने की, क्योंकि ये जो वीडियो है आपके लिए लॉन्ग हो जाएगा और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि लॉन्ग वीडियो नहीं देखते। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम यहाँ पे सुस्वादीय विसरण पढ़ेंगे, बहुत जल्दी आ जाएगा अब तो। और फिर हम सक्रिय परिवहन के बारे में एक एक वीडियो के अंदर, फिर परासरण के बारे में, और फिर आपके जीवद्रव्य कुंचन और विकुंचन के बारे में पढ़ेंगे, वाष्पोत्सर्जन के बारे में पढ़ेंगे।
बहुत शानदार और मज़ेदार टॉपिक होने वाला है। मिलते हैं वापिस नेक्स्ट क्लास के अंदर।